नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। दर्शकों, आपने वो बाजीगर का डायलॉग सुना होगा, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है, और एक बार फिर से बड़े स्क्रीन पर जो खुलासा हुआ है उससे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हार कर जीतने वाले को वोट चोर कहते हैं। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने बड़े स्क्रीन पर पीपीटी के साथ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ किस तरह से सिस्टमैटिक चोरी होती है उसका खुलासा किया था, कुछ वैसा ही खुलासा महाराष्ट्र में वर्ली डोम में आदित्य ठाकरे ने किया है। वो भी तब जब अब बीएमसी चुनाव आने वाले हैं। ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ सोमवार के दिन, यहाँ पर शिवसेना यूबीटी का एक मेड़ावा था जिसका नाम था निर्धार मेड़ावा, और उसमें शिवसेना के तमाम पदाधिकारी, जो तमाम वार्ड के नेता होते हैं, उन्हें बुलाया गया था। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर से बताया कि महाराष्ट्र का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जीता नहीं था, बल्कि वोटों की चोरी कर उसे अपने नाम किया था। आज इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इसी मंच से उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को क्या बड़ी चेतावनी दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हुआ क्या। ये हम जहाँ पर मौजूद हैं, ये जो आप मेरे आसपास दिख रहे हैं, ये वर्ली डोम है। ये वर्ली इलाके में आता है और यहाँ के जो विधायक हैं वो आदित्य ठाकरे हैं। आदित्य ठाकरे को एक कद्दावर नेता माना जाता है। पहले ठाकरे हैं जो चुनाव लड़े थे, 2019 में बड़े मार्जिन पर जीत के आए थे, लेकिन 2024 में उनकी जो जीत हुई उसमें उन्हें केवल 8,801 वोट से ही जीत मिली थी, जिसके बाद सवाल उठने लगा था कि इतने कम वोट से कैसे जीत मिली। बहरहाल लोकसभा में हमने देखा था कि कैसे महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है वो 48 में से 31 सीट जीत पाती है लोकसभा में, लेकिन पूरी की पूरी जो महाविकास आघाड़ी है वो 288 में से 50 सीटें भी विधानसभा में नहीं जीत पाती है। इस पर हमने बार बार बातचीत की है। बहरहाल अब क्योंकि बीएमसी चुनाव आ रहा है, तो ये जो निर्धार मेड़ावा था, ये तमाम जो बीएमसी में शिवसेना के पदाधिकारी होते हैं, अलग अलग वार्ड के जो उनके शाखा प्रमुख, उप शाखा प्रमुख होते हैं, उससे ये जो पूरा इलाका था वो खचाखच भरा हुआ था। और जैसे कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूत पेश किए, उसी तरह के सबूत इसी बड़े स्क्रीन पर आदित्य ठाकरे की ओर से पेश किया गया। और उन्होंने यहाँ वहाँ के वोट चोरी के सबूत पेश नहीं किए, उसी वर्ली के वोट चोरी के सबूत पेश किए जहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये पीपीटी प्रेजेंटेशन हो रहा था। और ये वही इलाका है या वही क्षेत्र है जहाँ से आदित्य ठाकरे जीत कर आए। शुरुआत में ही स्क्रीन पर लिख कर आया था, बोगस सरकार के बोगस वोटर, और उसके बाद उन्होंने इसकी शुरुआत की, जिसमें आदित्य ठाकरे ने पहले बताया कि कैसे वर्ली में लोकसभा के समय 2,52,970 वोटर्स मौजूद थे, जबकि उसके 4 महीने बाद ही जब असेंबली इलेक्शंस आया तो ये वोटर लिस्ट बढ़कर हो गया 2,63,352। उसमें इनका कहना है कि 16,043 वोटर्स को ऐड किया गया, जबकि 5,661 ऐसे वोटर्स हैं जिनका नाम डिलीट किया गया। अब आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनकी टीम से केवल 2 लोगों ने इस पूरे जो वोटर लिस्ट है उसकी छानबीन की, और इसमें उन्हें 19,333, फिर से सुनिएगा, 19,333 वोटरों की गड़बड़ी मिली। मैंने इसलिए शुरुआत में आपको कहा कि आदित्य ठाकरे केवल 8,000 वोट से जीत कर आए थे, उसे एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था। और उन्होंने एक एक कर कुछ उदाहरण दिए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से राहुल गांधी ने उदाहरण दिए थे। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर ये जो वोटर लिस्ट है वो अपने पदाधिकारियों को बताया, और बाद में चाहे आदित्य ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे, उन्होंने कहा कि अब जब बीएमसी का लिस्ट आपके सामने आएगा और एक वोटर लिस्ट में 1200 नाम होते हैं, तो अब आपको इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना है। दोस्तों, आप भी इसे देखिए और सोचिए कि कैसे अब राजनीतिक पार्टियों को खुलासा करना पड़ रहा है, इस तरह से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हुए अपने वोटर्स या अपने जो कार्यकर्ता हैं उन्हें बताना पड़ रहा है कि चुनाव आयोग का जो काम है वो तो चुनाव आयोग कर नहीं रहा है, आपको और हमें वो काम करना होगा। आदित्य ठाकरे ने शुरुआत में बताया कि कैसे उनके यहाँ के एक वोटर नरहरि कुलकर्णी,
उन्हें लोकसभा के समय उनका नाम डिलीट कर दिया गया था, ये कहते हुए कि नरहरि कुलकर्णी की मौत हो गई है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले अचानक से वो जिंदा हो जाते हैं, उनका नाम आता है और विधानसभा चुनाव होने के बाद एक बार फिर से जो उनका नाम है वो निकाल दिया जाता है। इसके साथ ही साथ जो EPIC एपिक नंबर जो होता है वो भी चेंज होता आता है। कई लोगों का जो EPIC नंबर है उसमें बदलाव किया गया, इसके बारे में भी उन्होंने बातचीत की है। इसके बाद आदित्य ठाकरे ने बताया कि उनके एक चुनाव जो क्षेत्र है वहाँ पर 502 वोटर्स वर्ली में ऐसे हैं जहाँ पर पिता का और बाप का नाम, बाप का और बेटे का, यानी जो वोटर है उसका भी वही नाम है जो उसके पिता का नाम है। इस तरह के 502 वोटर्स एक चुनाव क्षेत्र में मौजूद हैं। अगर इतना काफ़ी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 720 वोटर्स ऐसे हैं जिनमें बाप बेटे के जो सरनेम होते हैं वो अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने बताया कि एक ऐसा वोटर है जिसका सरनेम मात्रे है। मात्रे एक महाराष्ट्रियन सरनेम होता है, जबकि उसके जो पिता हैं उनका सरनेम पटेल है। अब ये कैसे हो गया कि बेटा महाराष्ट्रियन है और जो पिता है वो गुजराती है? इस तरह के 720 वोटर्स एक जगह पर मौजूद हैं। इसी तरह से दूसरा भी बताया उन्होंने, जहाँ पर वोटर का जो सरनेम है वो यादव है यानी उत्तर भारतीय है, और जो पिता है उसका सरनेम वाघमारे है यानी वो महाराष्ट्रियन है। और ये महिला वोटर्स नहीं है, आपको ये समझना होगा। बाप बेटे का जानबूझ के इन्होंने लिस्ट लिया हुआ है, क्योंकि ऐसा होता है कि कई सारे महिलाओं का शादी के बाद सरनेम चेंज हो जाता है, लेकिन जब पिता पुत्र में ही इस तरह से सरनेम चेंज हो रहा है, वो भी मराठी, गुजराती, उत्तर भारतीय, मराठी, तो इसे लेकर सवाल उठता है। इसके साथ ही साथ ऐसे 643 वोटर्स ऐसे हैं, अगर वो पुरुष हैं तो उनका जो लिंग यानी जो जेंडर दिया हुआ है वो स्त्रीलिंग का दिया हुआ है, अगर वो महिलाएं हैं तो उनका जो जेंडर दिया हुआ है वो पुरुष का दिया हुआ है। इसके अलावा 28 वोटर्स ऐसे हैं जिनका EPIC नंबर, बिना EPIC नंबर के आपके वोटर लिस्ट बनते ही नहीं है, आपका वोटर ID बनता ही नहीं है। लेकिन 28 वोटर्स ऐसे हैं जिनका EPIC नंबर मौजूद नहीं है। तो वहीं 133 वोटर्स, 133 वोटर्स ऐसे हैं जिनका EPIC नंबर सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज करते हुए अलग अलग वोटर ID उनके बनाए गए हैं। यानी कहीं पर नाम के बीच में स्पेस है, कहीं पर नाम और सरनेम के बीच में स्पेस है। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बार बार जो ये लिस्ट बनता है, ऐसा विपक्ष का बार बार आरोप भी लग रहा है, किसी तरह की गड़बड़ियों को कर वो एक जगह पर अलग अलग लोगों से वोट कराते हैं, और उसी के आधार पर जो हमने महाराष्ट्र में देखा, कम से कम विपक्ष का ये मानना है कि यहाँ पर उनकी हार नहीं हुई है, क्योंकि लोकसभा में इतनी बड़ी जीत मिली थी और अचानक से जो हार हुई है उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इस तरह की वोट चोरी जिम्मेदार है। अब इसके अलावा उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं। 3,586 वोटर्स ऐसे हैं जिनके अलग अलग EPIC नंबर्स हैं, यानी उनका कहीं पर नाम में कुछ एक शब्द यहाँ वहाँ कर देते हैं, और एक आदमी के अलग अलग नाम या नंबर के चलते अलग अलग EPIC ID बनाए जाते हैं। इन्होंने जैसे कहा किसी का नाम अनाया साहनी है तो उसका नाम बदल कर अनाया सावनी कर दिया, बाकी सभी तस्वीरें, बाकी सभी चीज़ें सेम हैं और दो अलग अलग ID बना दी गई है, ऐसे छोटे छोटे ट्वीक्स करते हुए। इसके अलावा ऐसे भी कहा गया है कि कई वोटर्स ऐसे हैं जिनकी तस्वीरें ही अलग हैं, किसी पर उसका केवल नाक दिख रहा है, किसी पर तस्वीर ही ब्लर है, और ऐसे भी सैकड़ों की तादाद में वोटर्स मौजूद हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जिनके फोटोग्राफी मौजूद नहीं है। ये जितनी बातें मैंने अब तक आपको बताई हैं वो केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की है। आप सोचिए कि महाराष्ट्र में ऐसे 288 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, 288 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। सोचिए गड़बड़ कितने बड़े पैमाने पर होती है। राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की थी और इसी तरह से महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे की ओर से शुरुआत की गई है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ऐसे जगह पे भी हैं कि जो नाम है वो तमिल, तेलुगु या तुलु में मौजूद है, जबकि मराठी या इंग्लिश में होना चाहिए। कहीं पर मराठी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु सभी चीज़ों का मिश्रण है, जो कि अलाउड नहीं है। ऐसे भी इनके पास वोटर IDs मिले हैं। तो वहीं 100 साल से ज़्यादा के 113 वोटर्स मौजूद हैं, 100 साल से ज़्यादा के। और आपको यहाँ पर ये याद रखना होगा कि अगर आपकी उम्र 85 साल से ज़्यादा होती है तो आप बैलेट पेपर पर आपके घर पर वोट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनकी मौत 2000 में, 2007 में, 1995 में हुई है, लेकिन वो अब भी वोटर लिस्ट पर मौजूद हैं, और क्या पता उनके नाम पर कौन वोट कर रहा है, इससे फ़ायदा किसे होता है, ये भी एक सवाल उठा गया है। 67 वोटर ऐसे हैं जिनके सामने हाउस नंबर मेंशन नहीं है। तो वहीं 4177 4177 वोटर्स ऐसे हैं जिनका हाउस नंबर है क्वेश्चन मार्क, डैश, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, इस तरह के अलग अलग हाउस नंबर्स दिए हुए हैं।
यहाँ पर आदित्य ठाकरे की ओर से दर्शकों को एक वीडियो भी दिखाया गया, एक छोटा सा कमरा जहाँ पर शायद 4 लोग भी नहीं रह सकते हों, वहाँ पर 38 वोटरों के नाम जो हैं वो लिस्ट किए गए हैं। जब इनकी टीम वहाँ पर जाती है और पता लगाती है कि 38 में से कितने लोग सच में वहाँ पर रहते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि एक भी आदमी इन 38 नामों में से नहीं है जो उस एड्रेस पर रहता है। आदित्य ठाकरे ने इसका भी इसका भी दिखाया। तो वहीं उन्होंने दिखाया कि 46 ऐसे वोटर्स हैं जिनके एड्रेस दिखाया गया है घसीटाराम हलवाई दुकान। पहले तो दुकानों के नाम पर आप अपना जो इलेक्शन आईडी है वो बना नहीं सकते, इसके बावजूद 46 वोटर्स ने घसीटाराम हलवाई के नाम पर, उस दुकान के एड्रेस के नाम पर अपना आईडी बनाया है, जबकि उस दुकान को तोड़े हुए 10 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। 1200 ऐसे वोटर्स हैं दर्शकों जो जिंदा हैं, जो यहीं पर रहते हैं, बार बार वोट करते हैं, लेकिन बिना किसी इंटीमेशन के उनके नामों को हटाया गया। अब तक पिछले 4, 5, 6 मिनट में जितनी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं वो केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की है। सोचिए, ये काम अगर नेताओं को करना पड़ रहा है तो सबसे बड़ा काम या सवाल यहाँ पर उठता है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठना चाहिए या नहीं। अब ये जो निर्धार मेळावा था, इसके ज़रिए आदित्य ठाकरे हों या उद्धव ठाकरे हों, वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को बता रहे हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं, आप इसका ख्याल रखिए। यानी उन्होंने भी शायद चुनाव आयोग से निष्पक्षता की उम्मीद छोड़ दी है और इसलिए वो हर किसी से कह रहे हैं कि आप अपने अपने जगहों पर जाएं और देखिए कि इस तरह की चीज़ें न हो सकें। यहाँ पर बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने भी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि पहले जनता या वोटर्स जो हैं वो नेताओं को चुनते थे या सरकार को चुनती थी, अब ऐसा लगता है सरकार में बैठे हुए लोग वोटर्स को चुन रहे हैं, क्योंकि यही यहाँ पर दिखाई देता है। और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जाते जाते ये भी कहा कि इन तमाम चेक करने के बावजूद अगर वोटिंग के दिन आपको कहीं पर कोई भी गलत आदमी गलत नाम पर वोट करते हुए दिखता है तो उसे पीटिए। ये वो वाला एग्रेसिव जो शिवसेना का स्टाइल है वो भी एक तरीके से दर्शकों यहाँ पर देखने मिला है। उनका ये भी कहना है कि ईवीएम को लेकर तो हमारे पास कई सारे डाउट्स मौजूद हैं, तो वहीं बीएमसी की इलेक्शन में ये वीवीपैट भी नहीं ला रहे हैं। ऐसा क्या हो चुका है कि आपको देश भर में इतने सारे ईवीएम और वीवीपैट मौजूद हैं, लेकिन बीएमसी इलेक्शन के समय आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ये इनके ओर से, उद्धव ठाकरे की ओर से ये भी कहा गया कि चुनाव आयोग जब तक ये सारे बदलाव नहीं करता है तब तक क्या चुनाव होने चाहिए या नहीं। क्या इसे निष्पक्ष चुनाव माना जाएगा कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में दर्शकों हज़ारों की तादाद में ये सारी चीज़ें निकल रही हैं, इतने सारे गड़बड़ियाँ निकल रही हैं और केवल 2 लोगों ने मिलकर इतनी गड़बड़ियाँ निकाली हैं, तो आप सोचिए बाकी जगहों पर क्या हालत या क्या परिस्थिति होगी पूरे महाराष्ट्र में। और इसे लेकर इनका ये भी कहना है कि हम अगर सत्ता में आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो चुनाव आयोग के ये जितने अधिकारी हैं वो कोर्ट के सामने जवाबदेही होंगे, यानी उन्हें अदालत में अपने निर्दोष होने का जो सबूत है वो देना होगा। ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि कैसे महाविकास आघाड़ी और राज ठाकरे एक साथ आकर उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और उसके बाद इस तरह से जो वोट चोरी है उसका एक और एक्सपोज सामने आया कि इसके बावजूद भी आपको और सबूत की ज़रूरत है। ये सवाल पूछेगा। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि एक पहले लाइन होता था, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन हारा हुआ चुनाव जीतने वाले को क्या वोट चोर कहा जाए या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि एक एक कर जो सबूत पेश किए गए मेरे हिसाब से वो काफ़ी हैं। और अब एक बार फिर से इंतज़ार होगा कि क्या चुनाव आयोग वाकई इन तमाम चीज़ों पर एक के बाद एक, चाहे वो राहुल गांधी हों, महाविकास आघाड़ी राज ठाकरे हों या फिर अब आदित्य ठाकरे हों, इनकी ओर से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब देंगे। और अगर वो नहीं देते हैं और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं या वो जवाब देते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आपको पूछना चाहिए कि जब सवाल एक निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है तो उसका जवाब बीजेपी के नेता क्यों कह रहे हैं। क्या इसमें ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए तो नहीं हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। बहरहाल अब समय ये आ चुका है कि चुनावों की स्ट्रैटेजी के साथ साथ वोट चोरी कैसे नहीं हो, इसके लिए भी नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन करना पड़ रहा है। और लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है वो होता है चुनाव, वो होता है चयन। आप किसे चुनते हैं, कौन सत्ता में बैठता है, लेकिन अब जब उस चुनाव में इतनी गड़बड़ियां आती हैं तो ये दर्शाता है कि आपका देश का जो लोकतंत्र है वो कैसा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो तमाम चीज़ें हमने अब पिछले कुछ मिनटों में आपको बताई हैं उससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो मुद्दा है वो कितना बड़ा है। और अब राहुल गांधी के बाद एक बार फिर से आदित्य ठाकरे ने भी वोट चोरी का पर्दाफाश किया है, एक एक्सपोजे किया है, लेकिन
क्या इस एक्सपोज के बाद इसका कोई नतीजा निकल पाएगा नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में आप मुझे दीजिए इजाज़त। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पसंद आता है अगर ये वीडियो तो इसे लाइक तो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें और बताएं कि देखिए इस तरह के घोटाले नुक्कड़ नुक्कड़ में, गली गली में हो रहे हैं और इसके सबूत अब सामने आने लगे हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम इस तरह के वीडियोस लगातार आगे भी करते आएंगे। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।